नमस्कार दोस्तों। आज 18 नवंबर पे एनालिसिस करेंगे और उनको हम इस तरह से एनालिसिस करेंगे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर 10 एमसीक्यूज़ आपके दिए गए हैं और उन 10 एमसीक्यूज़ पर बेस्ड हम क्या करेंगे, उनको जानेंगे क्यों ये न्यूज़ में था, क्या कारण रहे इसके जो चर्चा में आया, फिर उसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे। यहाँ पे मैपिंग बेस्ड है तो उनके मैप भी देखेंगे, तो सब कुछ हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आपकी स्क्रीन में एक न्यूज़ दिख रही होगी जो मल्टीपल अगर आप देखो वेबसाइट्स में, द हिंदू में, अगर द टेलीग्राफ में, फ्री प्रेस जर्नल में, हर जगह ये न्यूज़ चर्चा में बनी हुई है। और ये चर्चा में है इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ना सिर्फ इस न्यूज़ को जानना ज़रूरी हो जाता है, साथ ही इसका जो स्टैटिक एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। अगर यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस से लिंक है तो स्टैटिक फैक्ट हम उसके बारे में जानें। अब ये कैसे जानते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिर उस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना अनिवार्य हो जाता है। तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या रहेगा कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बना हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले इस न्यूज़ को एनालाइज करेंगे कि इस न्यूज़ में आखिर क्या था, क्यों ये चर्चा में रही है। ये सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट मुर्मू इंक्रीज द सुप्रीम कोर्ट सैंक्शन जज स्ट्रेंथ टू 37। मतलब क्या, कोई ऐसी न्यूज़ है जो यह कहना चाह रही है कि जो प्रेसिडेंट मुर्मू हैं उन्होंने जज की संख्या बढ़ाकर 33 से 37 कर दी है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या उठता है, क्वेश्चन आपके एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट आपके प्रश्न में ये उठना चाहिए कि आखिर जजों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है ना, क्या ये संख्या बढ़ाने का अधिकार केवल किसके पास है, संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि अगर जज बढ़ाएंगे तो क्यों बढ़ाएंगे, क्या रीज़न है, क्या इशूज़ है जुडिशरी को लेके, क्या चैलेंजेस है जुडिशरी को लेके। तो ये सारे एक यूपीएससी एस्पायरेंट या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मेंस के भी एंगल आते हैं, तो आपको पांचों बातें समझनी जरूरी है। अगर आप वनडे एग्जाम के हैं तो आपके लिए फैक्ट जानना जरूरी है, कब अपॉइंटमेंट होती है, कितने मेंबर्स हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कौन से लॉ है, बस इतना जानना है। तो हम एक एक करके सारी बातों को डिकोड करेंगे। तो हम पहले डिकोड ये कर लेंगे कि आखिर की न्यूज़ क्या है। एकदम बहुत मतलब इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको को यहाँ पे लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम लूँगा, बहुत कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी। तो यहाँ पर पहली न्यूज़ ये है कि जो जज है ना, इनकी संख्या बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई, 33 टू 37 कर दी गई है। किसने की है, द्रौपदी मुर्मू ने की है। किसके संबंध में की है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के संबंध में की है। तो पहले न्यूज़ सारी समझ लेते हैं। इसमें पर्पज़ ये है कि जजेस के पास जो पेंडेंसी है केसेस की बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या, न्यायपालिका में बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है और इस वजह से अगर आप देखो साल कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख मिलती जा रही है मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि जज बहुत कम है। अब आप देखो इतने बड़े देश में सिर्फ 37 जज अभी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो कितनी बड़ी समस्या है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे एक एक्ट भी न्यूज़ में है, उस एक्ट को क्या कहा जाता है, आप लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। उसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे उस अधिनियम को पावर दी गई है। अगर आप देखोगे किसके द्वारा, आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जज के अपॉइंटमेंट के लिए। उस आर्टिकल क्या कहा जाता है, 123 123 अनुच्छेद। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछा गया था, तो वहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि 123 अनुच्छेद में जज की संख्या के बढ़ाने के संबंध में जो पावर है उससे इस एक्ट को पावर मिल गई। किसको, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। मतलब अब देखिए यहाँ पर आपने क्या समझ लिया कि आखिर क्या क्या न्यूज़ थी, संख्या बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ने बढ़ाया है, ये तो सारी की न्यूज़ थी जो आपने यहाँ पर समझी। अब अगर हम देखेंगे कि इसके पीछे स्टैटिक चीज़ें कौन कौन सी, वो आपको जानना यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आखिर जजेस को लेके क्या पावर है। अब देखो आर्टिकल 123 का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। देखो जजेस को बढ़ाने के, जजों की जो संख्या बढ़ाने के लिए पावर किसका यूज़ किया गया, यहाँ पे ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ किया गया। ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ किया गया, मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति का यूज़ किया गया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है और किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। और ये कब अध्यादेश जारी होता है, जब पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब अध्यादेश जारी किया जाता है। अब इस बार क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अध्यादेश जारी किया आर्टिकल 123 के अंतर्गत। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई कि 123 में जज के अपॉइंटमेंट नहीं, यहाँ 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 124 के बाद आता है जजेस
का जो एक्ट है, तो 1, 2, 3 आर्टिकल किसके संबंध में है? अध्यादेश जारी करने के संबंध में है। वहीं गवर्नर जब जारी करता है वो 213 आर्टिकल जारी करता है। जब हाँ स्टेट असेंबली सेशन में नहीं होती तो गवर्नर अध्यादेश जारी करता है। प्रेसिडेंट कब जारी करता है? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। तो इसके माध्यम से जजेस की संख्या बढ़ाई गई है, ये आपको बहुत जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब मान चलिए कि लोकसभा सेशन में नहीं है लेकिन राज्यसभा है, तो राज्यसभा साइन कर देती है। लेकिन अगर आप देखोगे इन जनरल क्या होता है कि जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो वो काम करता है जो जनरली क्या होता है, अध्यादेश के बारे में आपको पता होगा, 6 माह 6 सप्ताह उसकी आयु होती है। उसके बाद जो पार्लियामेंट है उसको कानून पास करना पड़ता है। ये इन जनरल अध्यादेश के संबंध में बातें होती हैं। तो यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान के किस पार्ट में है? तो ये भी आप जान लीजिए, पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर होगी, हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी होगी, है ना। और ये इसे गार्जियन माना गया है। किसका गार्जियन माना गया? किसका? तो गार्जियन माना गया किसका? फंडामेंटल राइट का। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पे समझ ली। साथ ही एक चीज़ और जानना जरूरी है कि भारत में जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत में 3 स्तरीय जुडिशियल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है। ठीक है ना, जिसमें संख्या भी बढ़ा के 33 से 37 कर दी गई है। यहाँ अगर आप देखोगे तो कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को। ठीक है, फिर दूसरे लेवल पर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, उसमें कोलेजियम सिस्टम है भारत में, कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजों की नियुक्ति होती है। हमने कई बार डिस्कशन किया, कोलेजियम सिस्टम क्या करता है? 4 जज प्लस एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो मिलके क्या करते हैं? नाम रिकमेंड करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? उनको अपॉइंट करता है। हालांकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में यही प्रोविज़न के माध्यम से अपॉइंटमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको जो ये वाला पॉइंट है ना कि कोलेजियम सिस्टम वाला, वह भी ज़रूरी है। हमने कई बार डिस्कशन किया, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस आया था। और एक बार पार्लियामेंट में 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुआ था कि हम क्या करेंगे? NJAC को बनाएंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। लेकिन बाद में उसे बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन मान के सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया। तो अभी कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपॉइंटमेंट होती है। किसके माध्यम से? कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। ठीक है, अब उसके अलावा जो थर्ड सबसे लोअर स्ट्रक्चर जुडिशरी कौन सा होता है? अगर आप देखो लोकल या जुडिशरी जिसमें मेट्रोपोलिटन कोर्ट्स आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स आ जाते हैं। फिर उनके नीचे सिविल और क्रिमिनल अलग अलग मामले आ जाते हैं ना, मजिस्ट्रेट और जज का काम जहाँ होता है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट जज को, फिर सब कोर्ट आ जाता है, प्रिंसिपल जूनियर कोर्ट, सिविल कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, है ना। तो उसके नीचे छोटे छोटे सारे कोर्ट आ जाते हैं। तो ये मेजर चीज़ें आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है ना, किसके बारे में आपने देखा? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशियल सिस्टम के बारे में देखा। अब अगर आप देखो मेंस के एंगल से आपको 2 बातें और भी जाननी जरूरी हो जाती। कौन कौन सी 2 बातें? एक तो पहला आप ये यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है कि भाई जुडिशरी में चैलेंजेस कौन कौन से हैं अभी आपके पास। तो जुडिशरी में आपके पास चैलेंज आपको पता होना चाहिए। एक तो पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा है। अब अंकल जज का कॉन्सेप्ट है। तीसरा क्या है? अगर आप देखोगे कि अभी तक कोई महिला सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है, महिलाओं की जो कहते हैं ना कि जो जेंडर रेशियो बहुत कम है, बहुत कम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम कर पाती हैं। तो बहुत सारे इशूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशूज़ है, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता रिलेटेड जो चैलेंजेज है, ये सारे चैलेंजेज है। वे फॉरवर्ड में आए तो आपको यही चैलेंजेस को ठीक करने के लिए उपाय बताने। साथ ही लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, NJAC को प्रॉपरली सिस्टमेटिक रूप से लागू किया जाना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर किया जाना चाहिए। तो ये आप मेंस के एंगल से आप क्या करेंगे? इसमें चीज़ें बता देंगे। लेकिन अगर प्रीलिम्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो सर्वोच्च न्यायालय अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, एक्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है? रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 1, 2, 3 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इन नॉट इन द सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये बात करेक्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज एक्ट डिटरमाइन करता है सैंक्शन स्ट्रेंथन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। इस अधिनियम में संख्या के बारे में बात की गई, तो इसी अधिनियम में संशोधन करके 33 से 37 कर दिया गया है। ठीक है ना, 33 से 37 कर दिया गया है। ये एक्ट कब आया था? तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जज को अपॉइंटमेंट करने के लिए एक्ट यहाँ पर इस फाइल में मैंने बताया था कि 1956 में आपको मिलेगा कि जज को अपॉइंटमेंट करने को लेके एक्ट आया था। ये सारी बातें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेट में हर चीज़ देने से आप लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, तो आप लिखते चलिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट, 2 स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गए। तीसरा, ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स पार्लियामेंट लॉ फॉर टेम्पररी पीरियड। ऑर्डिनेंस में भी सेम पावर होती है, हालांकि टेम्पररी पीरियड के लिए होती है लेकिन सेम पावर होती है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है ना, कि जैसे कानून काम करते हैं वैसे ही ये भी काम करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड विद इन द सैंक्शन स्ट्रेंथन ऑफ 37 मेंशन इन द ऑर्डिनेंस। ये तो बहुत बेसिक स्टेटमेंट है ना। इसमें जो 37 अपॉइंटमेंट है उसमें जो अभी मंजूर किया गया है 33 to 37 किया गया है, उसमें प्रेसिडेंट भी शामिल है। ऐसा नहीं है सीजीआई शामिल है, सीजीआई इसमें शामिल नहीं है, सीजीआई तो ऑलरेडी अलग से हैं। ये तो नॉर्मल जजेस की जो संख्या बढ़ाई गई उसके बारे में है। तो चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने एक जो जुडिशरी का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उस पर बहुत सारे फैक्ट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे समझ ली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ पे, या इस टॉपिक को लेकर हम यहाँ पे इतना ही एनालिसिस करेंगे। ये टॉपिक भी लगातार न्यूज़ में मुद्दे में रहा है। अगर आप देखोगे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, फ्री प्रेस जर्नल में हो, लॉजिकल गार्डन में हो, खास तौर पे इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर है ना, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कवर किया है। तो यहाँ पर द हिंदू में भी आया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस न्यूज़ को तो एनालिसिस करें ही, इस पर बेस्ड हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे समझें, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इस न्यूज़ को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में कि आखिर न्यूज़ क्या था, की न्यूज़ क्या क्या थी और कौन कौन से की कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो की न्यूज़ आप समझिए कि इंडिया को चोल साम्राज्य के दौरान जो कॉपर प्लेट थी या ताम्र की जो प्लेट थी उसको वापस किया। किस देश ने वापस किया? तो आपको ये पता होना चाहिए, नीदरलैंड ने। नीदरलैंड, मोदी जी का भी नीदरलैंड विजिट चल रही है, नॉर्डिक कंट्रीज में विजिट चल रही है। इस वजह से यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उनको क्लोजली एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो कॉपर का जो एलिमेंट हमने प्राप्त किया है, इसकी खासियत क्या है? अगर हम यहाँ पे देखें, पेन का कलर मैं बदल लेता हूँ, साइज इसकी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है? इस तांबे का जो हमने ताम्रपत्र प्राप्त किया है, इसे अनाई मंगलम इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाई मंगलम इंस्क्रिप्शन, मंगलम ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनाई मंगलम इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है, तो चोल साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। चोल साम्राज्य के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। उनके दौरान जो इंस्क्रिप्शन अलग अलग आए उनको भी हम यहाँ पे समझेंगे। क्या पता यूपीएससी पेयर बना के पूछ ले, ठीक है ना। फिर चोल साम्राज्य का जो रिलीजियस कहते हैं ना कि रिलीजियस जो इंटरेस्ट था या रिलीजियसली कैसे फॉलो करते थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर थे, कोई इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चोल साम्राज्य का अगर आप देखोगे ना, तो जो उनका पंचायत लेवल पर जो सिस्टम था, है ना, उत्तर मेरूर जो इंस्क्रिप्शन उसमें बताया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस पर बेस्ड हम यहाँ पे एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे, जो यहाँ पे बढ़िया डिटेल में यूपीएससी पैटर्न में दिया गया है। लेकिन इस एमसीक्यू पर आएँ उससे पहले हम यहाँ पर क्या देख लेंगे, उसके पहले हम यहाँ पर देख लेंगे क्या कि इस पर क्या क्या स्टैटिक चीज़ें हम यहाँ पे जाननी ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि भाई चोल डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं कि भाई चोल डायनेस्टी कहाँ थी, किस रीजन में थी, ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे चोला डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चोला डायनेस्टी, ठीक है ना। चोला डायनेस्टी की खासियत क्या थी कि इसका सबसे पहले टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 19 to 13 सेंचुरी, है ना, एडी। इस टाइम पीरियड में चोला डायनेस्टी का टाइम माना जाता है। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया था विजयालय ने। विजयालय नामक रूलर थे, इन्होंने चोल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। लेकिन उसमें 2 प्रोमिनेंट रूलर आगे चल के सामने आते हैं। उसमें से एक सबसे बड़े थे राजेंद्र चोल, है ना, और दूसरे राजराज चोल। ये दोनों रूलर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया, खास तौर पे राजराज चोल की बात करें तो इन्होंने चोला एम्पायर को ना इंडोनेशिया तक पहुंचाया। तो चोला एम्पायर भारत के लोअर साइड का मैप है, चोल डायनेस्टी यहाँ पर थी, ठीक है ना। बाद में यहाँ तक चोलों का कब्जा हो जाता है। और ये वाला जो रीजन है ना, ये अगर हम बात करें, ये इंडोनेशिया वाला रीजन आपको यहाँ पर पता होगा। तो जो चोला डायनेस्टी कितना, उसका पूरा रूल अगर आप देखो, इस पूरे रीजन में चोला डायनेस्टी का रूल था। मतलब जो बंगाल की खाड़ी है ना, वहाँ पे भी चोलों का कब्जा था। उन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम नाम कर दिया था, ठीक है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी, इस पूरे रीजन में चोलों का जो शासन था वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो राजराज चोल है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल बनवाया था, जिसे क्या कहा जाता है, अभी अगर आप देखोगे बृहदेश्वर टेम्पल कहा जाता है। क्या? बृहदेश्वर
बृहदेश्वर टेम्पल कहा जाता है, या राजराजेश्वर टेम्पल भी इसे कहते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये है तंजावुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है तंजावुर, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और चोला नेवी जो नेवल एम्पायर था ना, उसको बहुत पावरफुल थी, चोलास की जो नेवी थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए उनका मैरीटाइम ट्रेड है। और दूसरा टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चोलास का। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया विजयालय के बारे में, देख रहा है राजेंद्र चोल। अब चोलों का जो प्रशासन है ना, उसमें ग्राम प्रशासन बहुत उनका इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब ग्राम प्रशासन में अगर आप देखोगे, वहाँ पे जो इलेक्शन का सिस्टम हुआ करता था बहुत बेहतर था, है ना। इलेक्शन सिस्टम, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है चोला एम्पायर पर, मेरा नाम सर्च करेंगे और चोला डायनेस्टी पर, तो पूरा एक वीडियो आपको आ जाएगा, BAPS प्रमुख एकेडमी के चैनल में अपलोड है। तो उनका इसका बताया जाता है कि जो सिलेक्शन होता था ना, वो बहुत ही डेमोक्रेटिक मैनर में होता था। मतलब अगर आप देखोगे, एक बास्केट, मतलब लकी ड्रा में बहुत सारे कागज डाल दिए जाते थे, उसमें एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता था। और ये पूरा उल्लेख मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख में, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में चोला डायनेस्टी में ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है चोला डायनेस्टी के बारे में। अब यहाँ पे आपने देख लिया, स्टैटिक भी देख लिया, करंट भी देख लिया, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वर यूज्ड टू रिकॉर्ड रॉयल ग्रांट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ताम्र पत्रों का उल्लेख, राजकीय जो अनुदान है, ग्रांट्स दिए जाते थे जो है ना, उनको विवरण रखने के लिए किया जाता था, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा कि राजराज चोल वाज एसोसिएटेड विद द बृहदेश्वर टेम्पल। राजराज चोल प्रथम का संबंध बृहदेश्वर मंदिर से था, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, चोला वर नोन फॉर स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम एक्टिविटीज़। भाई ये तो बात करेक्ट है कि चोला जो है मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के बारे में उनको जाना जाता है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है ना। इसके अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पे जानना आपको जरूरी हो जाता है। चौथा कि रिपेट्रेशन रिफर टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट आर्टिफैक्ट टू प्रिवेंट स्मगलिंग। रिपेटेशन का अर्थ है प्राचीन कलाकृतियों को तस्करी रोकने हेतु नष्ट करना, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चोला एम्पायर के बारे में ये सारी बातें तो आपने यहाँ पे जान ली, लेकिन कुछ जो लिटरेचर हैं उनको भी जानना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, जो इस टाइम पे लिखे गए। अगर आपने चोला टाइम पर आपको देखने को मिले, कंबन की रामायण लिखी गई, कंबन की जो रामायण थी तमिल भाषा में लिखी गई, है ना, ठीक। दूसरा अगर आप देखोगे, पेरियार पुरम करके एक लिटरेचर लिखा गया। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे लिटरेचर लिखे गए, हालांकि इतना डिटेलिंग में यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए थे चोला एम्पायर में, और तमिल में भी लिखे गए थे। तो ये बात भी यहाँ पे याद रखनी है, बहुत यूनिक फैक्ट है, हो सकता है कि आपको भूल जाए, ठीक है। और ये जो ज़्यादातर लिटरेचर भक्ति मूवमेंट को लेकर इन्फ्लुएंस भी दिखाई देते हैं, भक्ति आंदोलन के दौरान, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस टॉपिक को लेकर हमने यहाँ पर चीज़ें देखी, यहाँ पे MCQ भी हमने एनालिसिस कर लिया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1। द हिंदू में आया ये आर्टिकल और इस टाइम पे मोदी जी की यात्रा, ये दोनों बहुत ज़्यादा लिंक हैं। ये बहुत ज़्यादा लिंक इसलिए है कि ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहे हैं कि इंडिया का रिन्यूएबल जो सर्ज हो रहा है, मतलब रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें लेके जो चैलेंजेज आ रहे हैं वो इस पूरे आर्टिकल में समझाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्युष दीप का ये आर्टिकल है। और साथ ही मोदी जी की भी विजिट हुई है ऐसी कंट्रीज़ में जो रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। अब देखो ये सारा जो आर्टिकल है ना, इस पर बेस्ड हम यहाँ पे MCQs भी समझेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, साथ ही साथ मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस न्यूज़ को पूरा समझना है और इस न्यूज़ का स्टैटिक एनालिसिस करना है। तो अगर हम देखेंगे की न्यूज़ क्या थी, इस टॉपिक को लेके की न्यूज़ क्या थी, ये आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। देखिए इंडिया क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा को लेके 2 टारगेट बनाया हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी को लेके भारत ने 2 टारगेट बनाए हैं। पहला टारगेट भारत का कौन सा है? पहला टारगेट भारत का ये है कि हम क्या करेंगे, 500 गीगावाट एनर्जी किससे, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे। कब तक? 2030 तक। एक टारगेट ये। दूसरा टारगेट क्या है, 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो हो जाएंगे, नेट जीरो मतलब कार्बन एमिशन हम ख़त्म कर देंगे। तो ये जो टारगेट है इसे पंचामृत टारगेट के अंतर्गत भी काउंट किया जाता है दोनों को, ठीक है। दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है पंचामृत के संबंध में, ठीक है। लेकिन टारगेट तो हमने ले लिया, लेकिन इशू क्या आ रहा है, इशू आ रहा है कि पहला सोलर एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जब सनसेट हो जाता है और बरसात में हम तो जनरेट नहीं कर पाते हैं। फिर विंड एनर्जी है
तो विंड एनर्जी जब हवा नहीं चलती या बहुत सारी वेदर ऐसे ख़राब रहता तो विंड एनर्जी भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने आपके मन में आएगा भाई हमारे यहाँ तो बहुत 12 महीने ही धूप रहती है, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज जो कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे पास कम है। ये आर्टिकल कंप्लीटली इसी बात को यहाँ पे बता रहा है। अगर आप देखोगे कि वन ऑफ ये पावर कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा है। स्टोरेज कैपेसिटी आप देखिए यहाँ पर केवल इतनी ही स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो मतलब भारत को स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अब मोदी जी की विजिट भी हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ सोल्यूशन ऐसा निकलेगा जो बैटरी एनर्जी का जो स्टोरेज सिस्टम है और बेहतर हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो हमने दो चीज़ यहाँ पर देख ली, जो एक तो ये टारगेट भी हमने यहाँ पर देख लिया, नेट जीरो का टारगेट क्या कहता है, पंचामृत का टारगेट क्या कहता है। साथ ही हमने यहाँ पे देख लिया कि मोदी जी की विजिट है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो नीदरलैंड या अदर कंट्रीज़ में गए हुए हैं वहाँ से सोल्यूशन यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल के सामने आ सकता है। अब अगर हम देखें कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि 8 प्रोजेक्ट भारत चला है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ठीक है ना। या अगर हम बात करें एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी भारत ने शुरुआत की है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। तो ऐसे सारे देशों को जोड़ना जहाँ पे सनलाइट 8 से 10 महीने आती है और वहाँ पे एनर्जी सोलर एनर्जी के पावर वो सारी चीज़ जनरेट करना। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी पर भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया है जो BAPS प्रमो अकेडमी यूट्यूब चैनल में अपलोड है, वहाँ से आप रिन्यूएबल एनर्जी का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कुछ स्कीम के बारे में। जैसे आपको पता होना चाहिए कि PM कुसुम योजना भारत सरकार ने शुरू की है। PM कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना जिसे कहा जाता है, जिसका पर्पज़ क्या है कि किसान खुद रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करें, इसके अलावा वो कुछ एनर्जी बेच भी पाएँ। तो इस तरह की स्कीम चलाई है सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है, ठीक है ना। इसके सरकार ने सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो सरकार ऑलरेडी बहुत सारे काम इस दिशा में कर रही है। जवाहर सौर योजना या वेरियस सोलर प्लांट्स लगाए जाने की सारे सरकार कर ही रही है। लेकिन चैलेंजेस वही आपको ने देखा, स्टोरेज का चैलेंजेज है, फिर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट के इशू आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक ई-व्हीकल है उसका चैलेंज है, ई-व्हीकल बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बैटरी जो होती है व्हीकल की बहुत महंगी आती है, ये सारा समस्या है। अब क्योंकि पेट्रोलियम डीजल के जो भी कंट्रीज वहाँ से बहुत ज़्यादा हमें समस्या देखने को मिल रही है, तो उनसे हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही ये भी समस्या है कि इसकी वजह से भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। ये इश्यूज़ हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे सुझाव, तो जाहिर सी बात है यही है कि सुझाव भारत को अपने स्टोरेज सिस्टम को बेहतर करने की आवश्यकता है, अच्छे देशों के साथ कम्युनिकेट करना या अच्छे स्टोरेज पावर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। प्रश्न में क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज स्टोर एनर्जी बाई पंपिंग वाटर टू हायर रिजर्वायर्स। पंप जो हाइड्रोरेज सिस्टम होता है जल को ऊंचे ऊंचे जलाशय में पंप करके संग्रहित करता है। दूसरा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी केमिकली। बैटरी जो ऊर्जा सिस्टम होता है वो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है, करेक्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड आर फुली स्टेबल थ्रू अ डे। भाई ये तो बात कर इनकरेक्ट है ना भाई, जो सोलर एनर्जी होती है उसे हम दिन में ही जनरेट कर पाते हैं ना, रात में तो ऐसा हो नहीं पाता है। चौथा, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हेल्प इम्प्रूव ग्रिड स्टेबिलिटी। अगर हम एनर्जी सिस्टम बेहतर स्टोर कर लेते हैं तो ग्रिड स्टेबिलिटी हमारा मैकेनिज्म बेहतर काम करेगा। एक देश से या एक जगह से दूसरी जगह में एनर्जी सप्लाई भी कर पाएंगे, बेच भी पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, है ना, और अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर पाएंगे। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन हमें कुछ ना कुछ उपाय यहाँ पे ढूंढने की आवश्यकता है जो सरकार ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे तीसरा इनकरेक्ट है तो 1 to 4 ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सप्रेस किया है सीरियस कंसर्न किस चीज़ को लेके, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है और युगांडा जो कंट्री है, उन दोनों कंट्रीज़ में जो ये आउटब्रेक हो रहा है इबोला का, उसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंसर्न यहाँ पे जारी किया है। ठीक है ना। अब ये जो आउटब्रेक है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये इंटरनेशनली भी फैल सकता है, ये समस्या देखने को मिल रही है। इस वजह से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एक तो इबोला ये वायरस डिसीज है क्या, EVD जिसे कहा जाता है, उसे भी आप यहाँ पे जान लीजिए। साथ ही ये ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे ये फैलता है, ये भी जानना ज़रूरी है। ट्रांसमिट कैसे होता है, फिर इसका कोई वैक्सीन है या वायरस कुछ है, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही इस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो सारे इश्यूज हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पे एनालिसिस करते हैं इबोला वायरस के बारे में थोड़ा सा। इबोला वायरस को क्या कहा जाता है, EVD भी कहा जाता है। ये एक सीरियस
हेमोरहागिक फीवर कॉज्ड वायरस है, जिसे इबोला वायरस कहा जाता है। इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा फीवर का, बुखार आ रहा है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, वीकनेस लग रही है, तो ये सब इशू होते हैं। तो इबोला वायरस का सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा और ये वायरस की वजह से होता है। अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है, मतलब क्या ये फैलता कैसे है, ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, बॉडी टू बॉडी अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है तो जो बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं, पसीना, ये सारी चीज़ें, इनसे होता है। फिर अगर आप देखोगे हेल्थ केयर जो इशूज़ है उसको ये कंसर्न यहाँ पे करता है, ठीक। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली बार कब इसे आइडेंटिफाई किया गया था, कहाँ आइडेंटिफाई किया? युगांडा में आइडेंटिफाइड किया गया था। कहाँ पे? युगांडा में आइडेंटिफाई किया गया था। अब बहुत कम ही वैक्सीन अगर आप देखेंगे अप्रूव किया गया यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको इबोला वायरस के बारे में जाननी है जो हमने यहाँ पर देखी। अब देखो, अब इस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा WHO के बारे में बात कर लेते हैं। WHO जिसको 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आई थिंक इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। तो जो भी वैक्सीन या जो भी वायरस या कोई एपिडेमिक पेंडेमिक जब फैलता है तो WHO कंसर्न जारी करता है, पूरे देश को अपडेट करता है, आपस में देशों को कम्युनिकेट करता है। और कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा होगा कि WHO किस तरह से देशों के बीच में कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप बिल्डअप को ध्यान यहाँ पे देता है। तो ये इशू यहाँ पर अभी इबोला वायरस के बारे में यहाँ पे कंसर्न में था। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जान ली, ठीक। अब वायरस, बैक्टीरिया के बारे में आपको पता ही होगा, वायरस क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन टच से फैल जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसके कारण होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको यहाँ पर देख लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इबोला वायरस डिसीज। इबोला वायरस डिसीज के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इबोला वायरस एक वायरस हेमोरहागिक फीवर है, ये एक रक्तस्रावी ज्वर है ना, ब्लीडिंग भी होती है और बुखार भी आता है। इबोला स्प्रेड मेनली थ्रू द डायरेक्ट कंटेक्ट इन्फेक्ट बॉडीली फ्लूइड। इबोला मुख्यतः शरीर के द्रवों से या लिक्विड से फैलता है। WHO इज स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी WHO है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। चौथा, इबोला मच्छर काटने से फैलता है। देखिए ऐसा नहीं है, मच्छर काटने से नहीं फैलता, नॉन मॉस्क्यूटो डिसीज है इबोला। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है किसके संबंध में, इबोला के संबंध में, ठीक है। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में है? नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो टॉपिक है ये किसको लेके है? प्रोग्रेस नॉट इनफ टू मीट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स। UN की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे UNFF जारी करता है। कौन जारी करता है? UNFF, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ ऑन फॉरेस्ट, ये जारी करता है कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट्स 2026, इस रिपोर्ट ने जारी किया। अब इस रिपोर्ट ने क्या बताया है, इंपॉर्टेंस क्या बताई? इंपॉर्टेंस बताई ग्लोबल फॉरेस्ट गवर्नेंस की, है ना। ये जो रिपोर्ट है ये इंश्योर करती है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इंश्योर किया जा सके, क्लाइमेट चैलेंज को लेकर जो चैलेंजेस उसको इंश्योर किया जा सके, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन जिसे कहा जाता है, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड है, इनको भी बेहतर तरीके से निभाया जा सके, ये यहाँ पे प्रयास करता है। फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन संरक्षण भी बेहतर हो, ये सारा प्रयास यहाँ पे करता है। अब UNFF है, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानना जरूरी हो जाता है कि भाई UNFF किस तरह की बॉडी कब इस्टेब्लिश किया गया। तो सन 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था UNFF को, ठीक है ना। और ये पेरेंट बॉडी किसकी? यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, इको सोशियो, यूनाइटेड नेशन इको सोशियो एक बॉडी है, उसकी ये पेरेंट बॉडी मानी जाती है। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रमोट करती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, पूरी दुनिया में वन प्रबंधन बेहतर हो, इसको यहाँ पे प्रमोट करती है। भारत में भी आपको पता है कि फॉरेस्ट को लेके एक्ट बनाए गए हैं। फॉरेस्ट एक्ट 1929 पहले बनाया गया था। उसके बाद अगर आप 1980 अभी जो फॉरेस्ट एक्ट है वो काम कर रहा है, वन नीति। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो टाइगर प्रोजेक्ट है, नेशनल पार्क के रिलेटेड जो लॉज हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, उसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट दोनों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। भारत में इस टाइप के इनिशिएटिव भारत में चल रहे हैं, ठीक है। ये बात, और भारत हर 4 साल में आई थिंक फॉरेस्ट रिपोर्ट भी जारी करता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखे जाते हैं। एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो आई थिंक मिज़ोरम या अरुणाचल प्रदेश है, एक बार थोड़ा सा आप कन्फर्म कर लेना, ठीक है। भारत का फॉरेस्ट टारगेट भी है कि 33% हमारी जो लैंड मास उसमें 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। अब इसमें MCQ हम किस तरह से देखेंगे? यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट फंक्शन अंडर विच UN बॉडी? UNFF बहुत आसान है, तो इको सोशियो बॉडी के अंतर्गत ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये क्या करती है? परफॉर्म करती है, ठीक है। ये